गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट सेवन्थ एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बहुत से लेक्चर्स इसके अंदर देख चुके हैं, अराउंड 30 लेक्चर्स, जिनके अंदर हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक अराउंड कवर किया है। प्रेजेंटली जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं DPSP, जिसका लास्ट 2 टॉपिक्स बाकी है जो हम आज देखेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू जंप करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ओर। तो आज का हमारा एजेंडा यह रहने वाला है कि हम DPSP जो रिमेनिंग 1-2 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ हम चालू करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हमारे DPSP के 2 टॉपिक्स, उसको देखते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिलता है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ DPSPs। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं DPSP को कहाँ रखा गया है, पार्ट 4 के अंदर रखा गया, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 रखा गया। और ये आर्टिकल जो है ना, इनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है हमारे कन्वीनियंस के लिए। हमने, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिवाइड किया है। सारी चीज़ें हमने देखी है, सोशलिस्टिक हो गए, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। अब देखिए क्या होता है कि अब सीधी सी बात है, हम जानते हैं DPSP जो है ना, उनका क्या है, नॉन जस्टिशिएबल हो गया इन नेचर है, यानी कि इनके वायलेशंस पे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 37 हमें क्या बोलता है, दीज आर द फंडामेंटल हो गया इन द गवर्नेंस। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइम टू टाइम वेरियस ऐसे लॉज बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं और इन DPSPs को क्या किया है, प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है। तो वो लॉज कौन से हैं, उनकी बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्लानिंग कमीशन। जैसे इंडिपेंडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वैसे प्लानिंग कमीशन करके एक बॉडी बनाई जाती है 1950 के अंदर, जो कि क्या एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस के थ्रू बनाई गई थी। ना ही कोई लॉ के द्वारा, स्टेच्यूट के द्वारा बनाई गई, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई, जिसका काम था 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या करना, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना, वेरियस सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, अने मॉडर्नाइजेशंस, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शंस, एजुकेशन, सारी फील्ड में 5 ईयर प्लान्स के थ्रू क्या करना, देश को आगे लेके चलना। इसी के साथ हम जानते हैं 2015 1 जनवरी 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। इसके अलावा हम देखें हम और कौन से इंप्लीमेंट किए गए DPSP का यूज़ करके, अलग अलग लॉज बनाए गए। जैसे कि हम जानते हैं एबोलिशन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी या एबोलिशन ऑफ द लैंड, या फिर लैंड सीलिंग की बात करें कि भाई हम जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गए जमींदारी प्रथा हमें देखने को मिलती, जिसके कारण क्या था, ज़मींदारी, जागीरदारी, इनामदारी। इसके कारण क्या था, कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास लार्जर लैंड देखने को मिलती थी, और बहुत से हमारे क्या थे, पुअर फार्मर्स थे जिनके पास लैंड ही नहीं थी। तो इसमें क्या है, लैंड सीलिंग लगाना, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक द ज़मींदारी हो गया एंड द जागीरदारी हो गया। इसके अलावा टेनेंसी रिफॉर्म्स हो गया, लाइक द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट्स हो गया, ये सब देना। तो ये भी सारे क्या हैं, कुछ DPSPs हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हमने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि दे आर द फंडामेंटल हो गया, इन द गवर्नेंस हो गया। इसके अलावा हम कुछ बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट हम जानते हैं 1948 का, जो कि मिनिमम वेजेस की बात करता है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन इन द एबोलिशन एक्ट है 1970 का। इसके अलावा बहुत से एक्ट देखने को मिलते हैं हमें, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 हो गया, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, माइंस एक्ट ऑफ 1952। तो ये सारे कुछ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि ओरिजिनली क्या है, वर्कर्स की सेफ्टी की बात करते थे हम DPSP के अंदर, हमें पता है। उसी का रेफरेंस लेके ये सारे एक्ट जो है ना, क्या किए गए, एनफोर्स किए गए और लाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं DPSP को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें मैटरनिटी बेनिफिट, हमने देखा था आर्टिकल 42 के अंदर, तो इसको लेके एक्ट लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। इसके अलावा हम बात करें कि भाई बैंक नेशनलाइजेशन हमें देखने को मिला, क्योंकि बैंक जो है अर्लियर क्या था, सिर्फ रिच पीपल जो है ना, उनके बैंक अकाउंट हमें देखने को मिलते थे और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वही करते थे। तो इसी के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने बैंकों को नेशनलाइज किया और एक्ट लेके आए, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1956 के अंदर हमको देखने को मिला। इसके अलावा हम जानते हैं कॉमर्शियल बैंक 14 के अराउंड थी, कॉमर्शियल बैंक 1969 के अंदर उनको नेशनलाइज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया उन बैंकों को।
नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस 1971 का देखने को मिलता है। एबोलिजन ऑफ अ प्रीवी पर्स 1971 हो गया, जो भी राजा रजवाड़े थे जिन्होंने क्या किया था, हम जानते हैं ना 562 प्रिंसली स्टेट देखने को मिलते हैं जो इंडिया का पार्ट बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इनको क्या दी जाती थी, पेंशन्स दी जाती थी। तो ये इसका एबोलिजन भी हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, डीपीएसपी के अंदर ही सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है उसके तहत। इसके अलावा हम देखते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है 1987 का, वो भी कहीं ना कहीं क्या बात करता है, डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को ही इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। इसके अलावा हम जानते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ऑफ इंडियाज़, ये सारी चीज़ें क्या है, हैंडक्राफ्ट बोर्ड है, हैंडलूम बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हो गया गांधीयन प्रिंसिपल जो खादी की बात करते हैं उन्हीं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा हम जानते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का, है मिनिमम नीड प्रोग्राम हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस की बात करें, फ्लोरा फोना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी बहुत से एक्ट लाए गए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 हो गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1988 की, जिसके तहत क्या है, इंडिया के ऑलमोस्ट 33% एरिया के ऊपर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये टारगेट था इसका, है ना। तो ये सारे कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड डीपीएसपीज थे जिनका इम्प्लीमेंट करके लॉज बनाए गए, उनको एनफोर्स किया गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत से मॉडर्नाइजेशंस इन द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिली, बट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो लैगिंग है टेक्नोलॉजी के सेंस में भी। इसके अलावा हम जानते हैं 1992 के अंदर क्या किया है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायत और म्यूनसिपालिटी जो है उनको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अगेन गांधीयन प्रिंसिपल जो डीपीएसपीस में हम लोग देखने को मिलता है उसी का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा। इसके अलावा हम जानते हैं SC/STs हो गया, फिर ग्रेजुअली OBCs हो गया, देन अभी EWS 2018 के अंदर क्या किया इनको, ये जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनको रिजर्वेशंस दिया, है ना। तो ये भी क्या होता है, एक डीपीएसपीज है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला। इसके अलावा भी बहुत से एक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैकवर्ड कमीशंस देखने को मिलते हैं ना, नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये सब क्या है, कुछ बैकवर्ड क्लासेज जो हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए, वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनके प्रोटेक्शंस के लिए क्या है, ये सब कमीशंस बनाए गए, है ना। तो ये सारे बहुत से हमें चीज़ें देखने को मिलती है सिंस इंडिपेंडेंस के, भाई वेरियस डीपीएसपी जो थे उनके प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किए गए, बहुत से इस तरीके के लॉ बनाए गए। और ये सारे कहीं ना कहीं एग्जांपल हमें बताते हैं कि भाई डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं जो क्या है, कहीं ना कहीं पार्ट 4 के आउटसाइड देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 335, है ना, जो कि हमें देखने को मिलता है पार्ट 16 के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या बात करता है, ये क्लेम्स की बात करता है ऑफ द SCs हो गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है, टू द सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब में इनके क्लेम्स की बात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 350A, सेम हमें पार्ट 17 के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है इंस्ट्रक्शन हो गया इन द मदर लैंग्वेज हो गया, जो भी क्या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बात करते हैं हम लोग, जो भी चाइल्ड्स हैं कि भाई एवरी लोकल अथॉरिटीज़ हो गया, कि स्टेट अथॉरिटीज़ होगा, उनको क्या है अपने मदर टंग के अंदर जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन देना पड़ेगा। ये आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 350A कि भाई खास करके, और माइनॉरिटी को तो कंपलसरी है, बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ को भी जनरली क्या हो गया, दूसरी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हम गुजरात की बात करें तो महाराष्ट्र से जो भी मराठास आ रहे हैं, मराठी लोग आ रहे हैं, वो गुजरात में क्या हुए, माइनॉरिटी हुए। तो इनके जो बच्चे होंगे इनको क्या है, चाइल्डहुड और प्राइमरी एजुकेशन जो इनकी होगी कहीं ना कहीं किस में होनी चाहिए, इनकी मदर टंग में ही होनी चाहिए। स्टेट को इंश्योर करना है, आर्टिकल 350A यही बात करता है। डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी देखने को मिलती है आर्टिकल 351 के तहत, जो कि पार्ट अगेन 17 के अंदर ही देखने को मिलता है अपने को, जो कि यूनियन की ड्यूटी है कि भाई हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करो, प्रोटेक्ट करो ग्रेजुअली। क्लियर। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं हमको, जो कि क्या है आउटसाइड पार्ट 4 देखने को मिलते हैं। बट अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से वर्क करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं बहुत से डीपीएसपी जो है उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरियस एक्ट और लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के थ्रू क्या किया गया, एनफोर्स किया गया है। बहुत से आउटसाइड भी देखने को मिलते हैं पार्ट 4 के, बट स्टिल बहुत से ऐसे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण क्या है, सोसाइटी के अंदर ये डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन इतना देखने को नहीं मिलता है। रीज़न हम बोल सकते हैं इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है ना, अनफेवरेबल
सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं सोसाइटी की, इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर हमें फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या वायलेशन देखने को मिलता है। अगर हम मोर रिसेंट की बात करें तो रिसेंटली हम जानते हैं नीति आयोग जो है उनकी काउंसिल मीटिंग्स देखने को मिली थी, जिसके अंदर ममता बनर्जी ने क्या किया, रिसेंटली बाइकआउट किया, यानी कि वो उठ के चली गई। क्यों? क्योंकि उनको इनफ जो है ना बोलने का टाइम नहीं दिया गया। बाकी जितने दूसरे स्टेट है जो क्या कर रहे हैं, अभी कोलिशन एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इनफ टाइम दिया गया। फॉर एग्जांपल बिहार है, आंध्र प्रदेश है, इनको इनफ टाइम स्पीच करने के लिए दिया गया अभी नीति आयोग की मीटिंग जो हुई। बट ममता बनर्जी जो कि अपोजिशन स्टेट है उनको नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने बाइकआउट किया। तो ये चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के ऊपर भी क्या करती है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस मार्क लगाती है। क्लियर है? इसके अलावा आपको लिस्ट आउट दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पूरी लिस्ट दी गई है कि भाई किस तरीके से फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर लास्ट जो था चैप्टर 9 डीपीएसपी। और अब हम शुरुआत करेंगे हमारे न्यू चैप्टर की जो होने वाला है हमारा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ना वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। सिर्फ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हमें देखने को मिलते थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे ना उनको क्या ऐसा लगा कि उनको फील नहीं हुआ ऐसा कि भाई ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना सिटीजन्स की होनी चाहिए, उन्हें ये एहसास ही नहीं था। और जनरली आप देखोगे जितने भी क्या हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, है ना, टॉप लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, जैसे कि मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ कंट्रीज़ देखने को मिलती है जहाँ पे क्या है स्पेसिफिकली हमें जो है ना लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जबकि एक ही ऐसा स्टेट माना जाता है जापान, जिसके अंदर क्या है ओनली ऐसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर जिनके अंदर हमें लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या है, ये जो हमने बात की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पे हमें लिस्ट इनकी देखने को ही नहीं मिलती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनिशियली नहीं थी, बट लेटर ऑन क्या होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1976 के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी 75 to 77 अमेंडमेंट किया जाता है और 10 नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाती है। अब ये ऐड कैसे की जाती है तो हम जानते हैं 1976 के अंदर ही क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ना एस्टेब्लाइज की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ना उनकी रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती है। उसी के बेस पे क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की जाती है। ओरिजिनली कितनी ऐड की जाती है 76 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है, और 11th वन जो लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो 2002 के अंदर ऐड की जाती है बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है जो कि हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, आर्टिकल 21A क्या बात करता है 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है कि उनका फंडामेंटल राइट है टू गेट द एजुकेशन हो गया। और उसके लिए क्या है राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 भी पास किया गया, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो क्या करता है इन बच्चों को एजुकेशंस की गारंटी देता है और पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि उन्हें प्रोवाइड कराना है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशंस। इसके अलावा बात करते हैं हमने कहाँ से लिए यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें कहाँ से इंस्पायर होकर हमें देखने को मिलती है, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जापान एक ऐसा इकलौता कंट्री है जिसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है। जापान इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अलावा इंडिया में तो देखने को मिलती ही है, और हमने यूएसएसआर से ली, याद रखना। कहाँ देखने को मिलती है भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A के अंदर देखने को मिलती। हम डीपीएसपी में हमने देखा था आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपीज देखे थे, तो इसके आगे जस्ट, और क्या था ये पार्ट 4 था, इसीलिए इसके जस्ट बाद हम देखेंगे पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के तहत देखने को मिलती है हमको फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर है? तो ओरिजिनली पार्ट नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन का, लेटर ऑन हो गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड। नेक्स्ट 11th वन वॉज एडेड हो गया इन 2002 बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। It is inspired by the USSR constitution, and the Japan is the only country, only democratic country which have the list of the fundamental duties हो गया in its constitution, and it is placed into the article 51A part 4A of the constitution. Clear है?
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सरदार स्वर्ण सिंह जो कमिटीज़ थी उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, हमने देखा आगे भी, पर वो क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या सारी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या है एक्सेप्ट की गई? नहीं, सारी रिकमेंडेशन जो है ना एक्सेप्ट नहीं की गई थी, है ना। जब 76 के अंदर क्या होता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ना एस्टेब्लिश की जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। तो रिकमेंडेशन क्या करती है कि सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी हो गया वर नॉट एक्सेप्टेड हो गया बाय द कांग्रेस पार्टी एंड हैंस नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो हम देख लेते ब्रीफ में, वो कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी जो क्या है सरदार स्वर्ण सिंह ने दी थी। फिर भी क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उठाई और उन्हीं को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। कौन कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन दी, जैसे कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और द पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर द अप्रोप्रिएट फॉर द नॉन कंप्लायंस हो गया। भाई ये भी रिकमेंडेशन थी कि भाई नॉन कंप्लायंस पे पार्लियामेंट क्या करे, रिस्ट्रिक्शन डाले, पेनल्टीज डाले, पनिशमेंट करे। ये भी एक क्या थी, रिकमेंडेशन थी जो कि एक्सेप्ट नहीं की गई। किन की थी? बस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की थी। भाई पीनल प्रोविज़न होने चाहिए। इसके बाद नो लॉ इम्पोजिंग सच अ पेनल्टी और द पनिशमेंट हो गया, शेल बी कोल्ड हो गया इन द क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट हो गया ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब अगर इनका वायलेशंस होता है, पहली चीज़ पनिशमेंट होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर पनिशमेंट होती है तो कोई जो है ना, कोई क्या है, कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, वो क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकता ऑन द ग्राउंड्स दैट हीज और हर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड हो गया। इस ग्राउंड पे क्या है, कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। ये भी एक रिकमेंडेशन थी किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह की, जो एक्सेप्ट नहीं की गई। इसके अलावा ड्यूटी टू पे द टैक्सेस हो गया, शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई। तो ये 3 क्या है, रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं की गई। कौन कौन सी थी? पहली ड्यूटी टू पे द टैक्सेस हो गया, नहीं की गई। सेकेंड वन कि भाई पीनल प्रोविज़न होने चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए जो कि क्या करे, एनफोर्स करे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। थर्ड, अगर फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करने पे पनिशमेंट दी जाती है तो वो डायरेक्ट क्या है, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते ये बोल के कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हमको पनिशमेंट मिल रही है। नहीं, आपने फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशंस किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये भी कम है। ये 3 रिकमेंडेशन थी जो क्या है सरदार स्वर्ण सिंह की एक्सेप्ट नहीं की गई, बाकी की 10 रिकमेंडेशन जो है उनको एक्सेप्ट किया गया। अब हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो ओरिजिनली हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 0 ड्यूटी थी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन नहीं की गई थी। लेटर इन 1976 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। फिर 2002 के अंदर 11th वन भी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो अभी टोटल 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती है। इनको ABCD ऐसे करके डिनोट किया जाता है टोटल K तक। K1 जो है वो क्या 11th वन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं, कुछ लिस्ट आउट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी को। सबसे पहले A के अंदर क्या मेंशन किया गया कि फर्स्ट ड्यूटी हमारी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड द इंस्टीट्यूशन। द नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, आइडियल हो गया, नेशनल आइडियल्स हो गया, इन सब की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। इसके अलावा B के अंदर अपने को देखने को मिलता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल हो गया, नेशनल स्ट्रगल हो गया फॉर द फ्रीडम। तो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज़ जो थे उनको इंस्पायर करें, उनकी रिस्पेक्ट करना, चेरिश करना, उनको फॉलो करना आइडियाज़ को, ये B देखने को मिलता है। C की बात करें टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरानिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा हम बात करें D की, तो टू डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर द नेशनल सर्विसेज हो गया व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि आपको बुलाया जाए नेशनल सर्विसेज के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके अलावा हम बात करें E की, तो E में क्या लिखा गया है, टू प्रमोट द हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड की बात की गई है अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हो गया, ट्रांसकेटिंग द रिलीजियस रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, एंड द रीजनल और द सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। इन सब चीज़ को साइड में रख के क्या है, नेशनल ब्रदरहुड हो गया या कॉमन ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड क्या करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा हम F की बात करें तो F के अंदर यानी कि 6 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। कि भाई इंडिया की कल्चर हम जानते हैं बहुत ही डाइवर्स है, यूनिक है, वास्ट है, तो उसको क्या करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी वैल्यू करना, उसको प्रिजर्व करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा हम बात करें G के अंदर, तो G के अंदर क्या मेंशन है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड द फोना की बात करती है G।
इसके अलावा एच की बात करें तो एच फंडामेंटल ड्यूटी, एच नंबर पे जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बात करती है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ह्यूमनिज्म हो गया एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी इन द रिफॉर्म। तो क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने की बात करती है। हम जानते हैं पास्ट से ही हमारे इंडिया के अंदर किस टाइप की कल्चर देखने को मिली है, कितना लो साइंटिफिक टेम्परामेंट देखने को मिला है। वही कहीं ना कहीं एक रीज़न था जिससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक हम पे क्लोज टू रूल किया। उसका रीज़न ये था, हम बहुत सारे मिथ थे, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, इनह्यूमन थी, सती, फीमेल इनफेंटिसाइड, ये सब क्या थे, विडो रीमैरिज के लिए अलाउ नहीं करना, ये सब क्या थे, ये जो अनसाइंटिफिक चीज़ें थी ना जिसके लिए हम लोग फेमस थे, इसीलिए चीज़ें हमें हमारा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। तो इन सबको साइड में करके साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट करना, ये भी एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया एंड द एब्जुडिकेट द वायलेंस हो गया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी मानी जाती है। इसके अलावा जे नंबर पे बात करें हम 10th नंबर की, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस हो गया इन ऑल स्फीयर ऑफ अ इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज हो गया एंड टू द हायर लेवल टू एंडेवर एंड अचीवमेंट्स हो गया। ठीक है, एक्सीलेंस की बात करती है। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11th वन है, जो कि लेटर ऐड की गई थी 2002 के अंदर, ये वही है जो हमने बात की थी कि भाई 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन है उनको क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि ये मुहैया कराए। और सेम ये इसके लिए हमें आर्टिकल 21A भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया था और के की जो के नंबर की यानी कि 11 नंबर की ड्यूटी भी ऐड की गई थी। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी। इसके अलावा हम बात करें कुछ फीचर्स की, बात करते हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो बात करें हम सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फ़ीचर्स की, तो पहली चीज़ क्या आती है कि कुछ इनमें से कुछ जो है ना वो क्या है, मोरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ जो है ना ऐसी सिविक ड्यूटीज़ देखने को मिलती है। व्हाट यू मीन बाय इट? जैसे कि हम बात करें मोरल ड्यूटीज़ की, तो मोरल ड्यूटीज़ क्या है कि भाई चेरिशिंग द नोबल आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके आइडियाज़ थे, नोबल आइडियाज़ थे, उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मॉरल ड्यूटीज़ के कैटेगरी में आता है। जबकि सिविक ड्यूटी की बात करें तो क्या करना, रिस्पेक्ट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, ये कहीं ना कहीं किस में आती है, सिविक यानी कि सिविलियंस की ड्यूटी में आती है। तो कुछ सिविलियंस ड्यूटी और कुछ क्या है, मोरल ड्यूटीज़ देखने को मिलती है। सिविलियंस की यानी कि रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का। मॉरल ड्यूटीज़ की बात करें तो क्या है, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियाज़ हैं उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे रिफर्स, उसके अलावा और नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं कि दे रिफर्स टू द सच वैल्यू हो गया विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशंस हो गया, माइथोलॉजी, रिलीजियस एंड द प्रैक्टिसेस हो गया। कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी ह्यूज देखने को मिलती है, उनके हमारे ट्रेडिशन है, हमारी माइथोलॉजीज़ हैं, है ना, हमारे रिलीजन्स हैं, हमारी कुछ कल्चरल प्रैक्टिस है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है। ये ड्यूटी जो है ना वो स्पेसिफाई करती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो क्या करते हैं, ये एसेंशियली क्या करती है, ये कोडिफाई करती है द टास्क ऑफ द इंटीग्रल एंड द इंडियन वे ऑफ लाइफ को बताती है। हम जानते हैं ड्यूटी क्या बता रही है, कहीं ना कहीं इंडियन वे ऑफ लाइफ को बता रही है। जो रिच डाइवर्स हमारा कल्चर था, रिलीजन्स था, लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं इसको स्पेसिफाई करती है। तो ये भी क्या है, इसका फीचर्स है। इसके अलावा हम जानते हैं अनलाइक द सम ऑफ द फंडामेंटल राइट हो गया विच एक्सटेंडेड टू ऑल द पर्सन वेदर सिटीजन ऑफ द फॉरेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना ओनली एप्लीकेबल है फॉर द सिटीजन्स, याद रखना, नॉट फॉर द नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटी कहीं ना कहीं सिटीजन्स को फॉलो करनी है, ना कि नॉन सिटीज़न को। जबकि फंडामेंटल राइट हम जानते हैं मैक्सिमम फंडामेंटल राइट जो है ना वो सिटीज़न प्लस नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। ओनली सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट थे हम लोग देख चुके थे लास्ट टाइम में, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए थे, बाकी सारे कॉमन थे दोनों के लिए, सिटीज़न और नॉन सिटीज़न। बट फंडामेंटल ड्यूटी की जब हम बात करते हो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिटीजन्स के लिए ही है। क्लियर? लास्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर। व्हाट इट मीन्स, अगर फंडामेंटल ड्यूटी का क्या करते हो आप, वायलेशन करते हो, पहली चीज़ कोई क्या है आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता, डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। सेकंड चीज़, स्टेट भी है क्या है आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता ये बोल के कि आपने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है उनको निभाया नहीं है। तो स्टेट भी डायरेक्ट इन प्रोविज़न को लेके आपके खिलाफ नहीं जा सकता और साथ ही साथ कोई
और इंसान भी कोर्ट के अंदर डायरेक्ट इनका वायलेशंस आपने किया ऐसा बोल के नहीं जा सकता, बिकॉज दे आर द नॉन जस्टिशिएबल जस्ट लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट एनफोर्समेंट हो गया बाय द कोर्ट। मोर एवर हम जानते हैं देयर इज़ अ नो लीगल सेंक्शंस हो गया अगेंस्ट देयर वायलेशंस, हाउएवर द पार्लियामेंट इज़ फ्री टू एनफोर्स देम हो गया बाय द सूटेबल लेजिस्लेशन। मतलब अभी फ़िलहाल तो नहीं है, पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि फ्यूचर में पार्लियामेंट ऐसे प्रोविजंस ला सकती है कि भाई अगर फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशंस आप करते हो तो आपको पीनल प्रोविजंस आपके खिलाफ देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर में पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये चीज़ें की जा सकती है। क्लियर है? तो ये कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं भाई, नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर देखने को मिलती है कुछ मॉरल्स हैं, कुछ सिविक्स हैं। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ कि ये चीज़ें क्या इंडियन वे ऑफ लाइफ को जस्टिफाई करती है। साथ ही साथ हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो ये कुछ फंडामेंटल फीचर्स देखे हमने। इसके अलावा हम बात करें कुछ क्रिटिसिज्म की कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना उनके कुछ क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या बात करते हैं हम कि ये एक क्रिटिसिज्म हमें ये देखने को मिलता है, ये क्या एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ और भी इसमें ऐड की जानी चाहिए। जैसे कि राइट टू और द ड्यूटी हो गया टू पे द टैक्सेस हो गया, है ना। इसके अलावा राइट टू हो गया, कास्ट द वोट हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया। ये सारी ड्यूटीज़ भी कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, इन ड्यूटीज़ के अंदर ऐड की जानी चाहिए। यानी कि ये क्या है, नॉट एग्जॉस्टिव देखने को मिलती है फंडामेंटल ड्यूटी। ये इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। सेकेंड क्रिटिसिज्म की हम बात करें कि सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर द वेग एंड द एम्बिगुअस टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलती है, जो हाईली क्या होती है, सब्जेक्टिव है। जैसे कि हम बात करें भाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देखने को मिल सकती है इसका। जैसे कि हम नोबल आइडियाज़ की बात करें तो एक इंसान इस नोबल आइडिया को इंटरप्रेट अलग ढंग से करेगा, दूसरा इंसान हो सकता है अलग ढंग से करें, है ना। इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करें, कंपोजिट कल्चर। व्हाट यू मीन बाय कंपोजिट कल्चर, किस टाइप का कल्चर, उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है। वेग टर्मिनोलॉजी। साइंटिफिक टेम्पर, इसका मतलब क्या है, उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ये कुछ वेग और एम्बिगुअस टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलती है। तो ये क्या है, सेकंड क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा थर्ड क्रिटिसिज्म की बात करें, दे हैव बीन डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक एज अ कोड ऑफ अ मॉरल परसेप्शंस हो गया ड्यू टू देयर नॉन जस्टिशिएबल इन द कैरेक्टर। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो नॉन जस्टिशिएबल है, तो इसका फॉलो करना ये ज़्यादा क्या है, सीरियसली नहीं लिया जाता है बाय द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा हम फोर्थ क्रिटिसिज्म की बात करें तो फोर्थ क्रिटिसिज्म बात करता है देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक हो गया एज अ सुपरफ्लोज, कि भाई ये जो ड्यूटीज़ है ना खाली एज अ नेम सेक, फॉर द नेम सेक हमें देखने को मिलती है, ऐसा कहना है। यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं सुपर फ्लोज देखने को मिलती है, नेम शेक देखने को मिलती है। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर है, इसीलिए इनका वायलेशन जनरली देखने को मिलता है। तो ये कुछ फोर्स क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ क्रिटिसिज्म की, तो फिफ्थ क्रिटिसिज्म ये भी देखने को मिलता है कि द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज हो गया टू द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिड्यूस देयर वैल्यूज़ एंड द सिग्निफिकेंस। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर पार्ट 3 के अंदर क्या होता ऐड किया जाता तो इनकी वैल्यू सिग्निफिकेंस कुछ और ही होती, एनफोर्सिएबल होती, जस्टिशिएबल होती। बट ड्यू टू देयर इंक्लूजन इन द पार्ट 4 हो गया, दैट टू सेक्शन से हो गया, दे आर नॉन जस्टिशिएबल, देयर वायलेशंस कैन नॉट बी अप्रोच हो गया टू द कोर्ट। तो दिस इज़ वाई हो गया द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन रिड्यूस। क्लियर है? तो ये कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं हमको फंडामेंटल ड्यूटी के। बट हाउ एवर सिग्निफिकेंस जो है ना, इन चीज़ों से सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कभी कम नहीं होते, इनके सिग्निफिकेंस लॉट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन हो गया दैट वाइल एंजॉइंग देयर फंडामेंटल राइट दे हैव ऑल्सो बी कॉन्शियस हो गया अबाउट द ड्यूटीज़ हो गया ऑफ देम हो गया टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड द सोसाइटी। इसके अलावा दे सर्व एज अ वार्निंग हो गया अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड द एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे डिस्ट्रक्शंस हो गया ऑफ द नेशनल फ्लैग हो गया, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक मॉरल वार्निंग की तरह काम करता है ना। साथ ही साथ दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन एंड द प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड द कमिटमेंट हो गया टुवर्ड द फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म हो गया। ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम जानते हैं दे हेल्प हो गया द कोर्ट हो गया इन एग्जामाइनिंग एंड द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। जैसे हम जानते हैं कोर्ट जो है ना DPSPs हैं, फंडामेंटल राइट का यूज़ करती है किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए, वैसे ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी रेफरेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। किस लिए?
to interpret the laws whether they are as per the बेसिक स्ट्रक्चर्स और नॉट और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि दे आर एनफोर्सेबल बाय द लॉज, नो वे, सो दे आर द एनफोर्सेबल बाय लॉ, हेंस द पार्लियामेंट हो गया कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द एप्रोप्रिएट पेनल्टी और द पनिशमेंट। यस, राइट नाउ दे आर नॉट एनफोर्सेबल बट पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड हो गया थ्रू द लेजिस्लेचर दैट so that they can become the enforceable in the court of law, but right now it is not enforceable। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भाई वर्मा कमेटी जो थी, वर्मा कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना इनको लेके कुछ प्रोविज़न आइडेंटिफाई किए थे जो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ प्रोविज़न है वो एनफोर्सिएबल हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि वर्मा कमेटी हो गया ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न कब एस्टेब्लिश की गई थी या उन्होंने रिपोर्ट्स अपनी सबमिट की थी 1999 के अंदर। इन्होंने क्या किया, वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हो गया, है ना, कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न आइडेंटिफाई किए थे जो कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं लीगल वे में यानी कि लॉ के थ्रू। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कुछ हमारे लॉज देखने को मिलते हैं जो इनको क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें द प्रिवेंशन हो गया, क्या है, द प्रिवेंशन हो गया ऑफ द इंसल्ट हो गया ऑफ द नेशनल हॉनर एक्ट 1971, जो कि क्या करता है, द प्रिवेंशन ऑफ अ इंसल्ट हो गया टू द नेशनल हॉनर एक्ट ऑफ 1971, जो कि प्रिवेंट करता है डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो एक प्रोविज़न ये है, इसके थ्रू अगर कोई भी इंसल्ट करता है नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की, तो उसको पीनलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है वेरियस क्रिमिनल लॉज देखने को मिलते हैं ना, इंडियन पीनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, जिनको अभी हम जानते हैं रिसेंटली रिपील किया गया 1 जुलाई से। हमें 3 न्यू लॉज देखने को मिले। ये ब्रिटिश एरा के लॉज थे जिनको क्या कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया। पर अभी के जो लॉ हैं जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, भारतीय साक्ष्य संहिता हो गया, ये सब लॉज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि भाई रिलीजियस, लैंग्वेज, रेस, बर्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे तो उसको क्या करते हैं, कर्ब करते हैं, जो कि ड्यूटी का ही एक पार्ट था। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट एक्ट है, वो भी क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द कास्ट एंड द रिलीजन। इंडियन पीनल कोड जो था वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए बात करता था, नेशनल इंटीग्रेशंस के लिए। और फिर हम जानते हैं यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1976 हो गया। वो क्या करता है, डिक्लेयर करता है भाई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज द अनलॉफुल एसोसिएशंस हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, हार्मनी प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में, जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, कोई भी ऐसे लेजिस्लेशन है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर हो गया, क्या रिलीजन एक्टिविटी के अंदर, लैंग्वेज एक्टिविटीज़ के अंदर हो गया, पार्टिसिपेट करता है और हमारे देश की हार्मनी, सोवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश करता है कोई भी ऐसा लेजिस्लेटर, एमपी या एमएलए, तो उनको भी क्या है, पनिश किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो कि क्या करता है, प्रोहिबिट करता है द ट्रेड हो गया इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ट्रेड को प्रोहिबिट करता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, है ना, और साथ में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी भी है 1988 की, जो हमने देखी रिसेंटली। वो भी क्या करती है, फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करने की बात करती है। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, ये सारे कुछ प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किए थे 1999 के अंदर, कि भाई ये प्रोविज़न कहीं ना कहीं क्या बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना उनके लीगल एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि भाई अगर इनका क्या होता है, वायलेशंस होता है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सिबल नहीं है, पर उन्हीं लोग के रेफरेंस में कुछ ऐसे लॉज हैं हमारी कंट्री में, अगर उनका वायलेशन होता है तो क्या है, लीगल एक्शंस आपके खिलाफ लिया जा सकता है। और ये कुछ वो लॉज हैं जो वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किए थे। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या देखा, डीपीएसपी के कुछ टॉपिक्स देखे कि व्हाट आर द डीपीएसपीज हो गया आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमने कुछ देखा कि डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले किस टाइप्स के लॉज बनाए गए। फिर हमने चालू किया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक, जो कि देखने को मिलता है हमको पार्ट 4A के अंदर, आर्टिकल 51A। इसकी बात करते हैं यूएसएसआर से लिए गए, नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है। टोटल इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेटर ऑन 1976 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, रिमेंबर याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई थी,
3 रिजेक्ट भी की गई थी। इसके अलावा हम जानते हैं 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 के अंदर ऐड की गई थी, जो कि 16 to 14 चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शंस के लिए बात करती है। इसके बाद हमने देखा वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशंस देखे, कैसे उसने आइडेंटिफाई किया था। कुछ क्रिटिसिज्म भी देखे, कुछ फीचर्स भी देखे, और साथ ही साथ हमने सिग्निफिकेंस भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के देखे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर और आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी इस पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट करें अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। तो क्लियर है। तो बस इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।